पढ़ने में वो तेज थे पर ना ला पाए अंक, मति हर लीनी दर्प ने राजा हो गए रंक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त एसएस त्रिपाठी और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई, एग्ज़ाम, स्कोर, मार्क्स और कैसे इन सब की तैयारी करनी है। यही सब हमारा चर्चा का विषय रहेगा। मित्रों, जो मैंने शुरू में पंक्तियां कही हैं वो पंक्तियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, जिसे हमने दर्प कहते हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड या मुझे सब कुछ आता है, इसने बड़े बड़ों को जो है अर्श से फर्श पर ला दिया है। ओवर कॉन्फिडेंस इतनी खतरनाक चीज है जो बड़े से बड़ों को खराब कर सकती है, सत्यानाश कर सकती है, बराबर कर सकती है, आपकी सारी तैयारी पे पानी फेर सकती है। और मेरा जो 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनमें मैंने ये गौर किया है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो होशियार उसी को मानती है जो नंबर लेके आता है। एग्जाम में इस बात के नंबर नहीं मिलते कि आपको कितना आता है या आपके ब्रेन में कितना सेव है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या लिख कर आए हैं कॉपी में, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। और कहते भी हैं जो लाया नंबर वही सिकंदर। और इस बात में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे नंबर लाने वाले लोग हमेशा प्रशंसा पाते हैं, उन्हें सफल कहा जाता है, सम्मान भी मिलता है। और इसको मैं इस तरह भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर के ज़्यादातर विद्यार्थी, स्टूडेंट्स क्रिकेट देखते हैं, तो अच्छा खिलाड़ी कौन माना जाता? अच्छा खिलाड़ी वही जो रन बनाए, रन बचाए, विकेट ले, कैच पकड़े, वही अच्छा खिलाड़ी। बड़े नाम होने से कुछ नहीं होता कि बड़ा नाम है, आप रन भी नहीं बना पा रहे, आप कैच छोड़ रहे हो, तो यही कहा जाता बोले भैया उम्र हो गई, इन्हें बिठा दो, इनकी जरूरत नहीं, किसी नए को मौका दो। अब बात ये उठती है मित्रों कि इस समय क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको परीक्षा और स्कोर और मार्क्स, एग्जाम, इनके बारे में आपको दोबारा फिर से समझाया जाए। जरूरत इसलिए आन पड़ी कि पिछले 50-60 साल में जब से सीबीएसई बनी है 1962 से आज तक कभी भी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम हमेशा लिए हैं, एक बार में ही लिए हैं। कभी बोर्ड एग्जाम को सेमेस्टर में डिवाइड नहीं किया है। लेकिन पहली बार ऐसा है, चूंकि महामारी का दौर है, तो बोर्ड ने तय किया है, सीबीएसई बोर्ड ने, कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 2 बार में ली जाएंगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जिससे आप सरल भाषा में फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में बदल सकते हैं। 2 भागों में बांट दिया है और इन 2 भागों को इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले तो सिलेबस कुछ डिलीट किया गया है क्योंकि समय कम मिल पा रहा विद्यार्थियों को, रिजल्ट निकलने में देर हुई, तो जो है उन्होंने कुछ सिलेबस डिलीट किया और बाकी बचे हुए सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो आपका होगा वो होगा अक्टूबर और नवंबर में, यानी अगले महीने से शुरू होने वाला है। और जो आपका सेकेंड टर्म या से फाइनल टर्म कहेंगे वो शुरू होगा मार्च और अप्रैल में। तो इस प्रकार से इन 2 भागों में बांट दिया गया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नंबरों का क्या होगा? नंबर भाई ऐसे हैं, पहले 80 नंबर का पेपर होता था फाइनल में, 20 नंबर प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के होते थे, या कुछ विषयों में 70 और 30 का हिसाब है, तो उन्हें अलग अलग बांट दिया गया है। फर्स्ट टर्म 40, सेकेंड टर्म 40 और 20 नंबर का अलग से प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट। और जब बात उठती है कि भाई क्या इस नियम से विद्यार्थियों को कोई फायदा होगा, तो अगर एक पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें, वर्कलोड के दृष्टिकोण से देखें, तो मुझे लगता है इस बात में फायदा है। फायदा इसलिए है कि पहले फाइनल में एक ही पेपर होता था और कई विषयों में तो कई कई किताबें हैं, वो एक ही बार में विद्यार्थी को पढ़नी पड़ती थी और वो कहते ना नॉकआउट टाइप का मामला होता था कि एक पेपर और उसी में सब कुछ करना है। तो इस बार जब 2 भागों में बांटा गया है तो स्वाभाविक है कि बच्चों को फर्स्ट टर्म में जो अगले महीने शुरू होने वाले हैं उनमें आपको 5-6 चैप्टर ही मिलेंगे एक विषय में पढ़ने के लिए। तो 5-6 चैप्टर और एक एग्ज़ाम, और आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, आप तैयारी कीजिए, पढ़िए और अच्छा स्कोर कीजिए। तो मैं तो समझता हूँ विद्यार्थियों के सामने बड़ा अच्छा मौका है।
क्योंकि लोग कहते हैं ना काम बांटने से आसान हो जाता है, तो ये आसान बना दिया है बोर्ड ने से आपको 2 जगह बांटकर सब्जेक्ट को, सिलेबस को। तो आप पढ़ते जाइए और हर विषय को अपने दिमाग के मेमोरी कार्ड में सेव करते जाइए, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड है। और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ ये है कि अगर किसी विद्यार्थी के किसी कारण से, बीमारी या किसी और वजह से कोई पेपर मान लो खराब हो जाता है या उसमें वो कम स्कोर कर पाता है, तो उसके लिए अपना डैमेज कंट्रोल फाइनल में कर सकता है। फाइनल एग्जाम में अच्छा कर ले, वहाँ अच्छा प्रदर्शन करके अपने आप को जो है नुकसान की भरपाई कर ले। और दूसरा ये भी है कि बच्चे इस बात को लेकर बड़े उत्साहित हैं, थोड़ा मैं उनका संशय दूर करना चाहूँगा। बच्चे इस बात को लेकर बड़े उत्साहित हैं कि फर्स्ट टर्म में तो सारे एमसीक्यू आने वाले हैं, 40 के 40 क्वेश्चन जो है वो, या 50 क्वेश्चन जो भी आएंगे सब 1-1 नंबर वाले हैं। बिल्कुल सही, 1-1 नंबर वाले हैं, एमसीक्यू ही आने वाले हैं। लेकिन एमसीक्यू जो यहाँ आएंगे उसमें एमसीक्यू में एक खास बात आपको समझ लेनी चाहिए। एमसीक्यू में एक ही तरीका होता है, या सही या गलत, या जीरो या हीरो, बीच वाला कोई प्रोग्राम नहीं होता है। कि पहले जो बड़े क्वेश्चन होते थे डिस्क्रिप्टिव टाइप के 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ गलत भी लिख दिया तो उसमें 2-1 नंबर मिल जाते थे। एमसीक्यू में ऐसा नहीं है, गलत है तो 0 मिलेगा और सही है तो पूरा 1 मिलेगा। तो इस बात से सावधान रहना चाहिए कि आपको बहुत सावधानी की जरूरत है, अच्छी तैयारी की जरूरत है। क्योंकि एमसीक्यू जो आएंगे वो सामान्य एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के एमसीक्यू होंगे, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हो सकता है उनमें कुछ खाली स्थान जैसे भी हों, कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, कोई स्पेलिंग के संबंधित हो, कोई गणित का फॉर्मूला हो, कोई जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या एसएसटी का कोई जो है नक्शा मैप हो उससे संबंधित हो, कोई दृश्य हो, किसी इमारत का चित्र हो, या साइंस का कोई डायग्राम हो, या आपका ग्राफ हो कोई, या शॉर्ट हैंड टाइपिंग का हो सकता है, कोई स्ट्रोक हो, आपको बनाना हो, लिखना हो, या आपको पूछा गया हो कि क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें भी आ सकती हैं। एमसीक्यू का मतलब सिर्फ यही नहीं कि 4 आंसर दिए, 1 लगा दिया और भूल गए, वो आसान काम नहीं है। अगर गलत हो गया तो आपको 0 मिलेगा। एमसीक्यू में आप 40 में 40 भी स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपने गलती की तो 40 में आपको पास होने के लिए 13 नंबर लाने भी भारी पड़ जाएंगे। तो इसको आप जरा ध्यानपूर्वक कीजिए, समझदारी से कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। और इसके साथ साथ आप जो पुस्तक के बीच बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को एक एक चीज को संभाल के याद कीजिए और उन पर तैयारी कीजिए, फोकस रखना शुरू कर दीजिए, तब आप एमसीक्यू में सफल हो पाएंगे। ये एमसीक्यू इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए मेरा यही है निवेदन है सभी बच्चों से, उनको सलाह यही दूंगा कि अपने आप को एमसीक्यू के लिए तैयार करो, और एमसीक्यू आपको और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब बात ये उठती है कि पेपर कैसा होगा इसका। तो जो जहां तक जो जानकारी मिल रही है सीबीएसई से, उसके हिसाब से पेपर जो है संभवतः 90 मिनट का होगा। मतलब आप समझिए 1.5 घंटे का पेपर होगा, और इसमें 40 या 50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें से हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। अब आप पूछेंगे 50 प्रश्न अगर 1 नंबर के होंगे तो क्या 50 नंबर का पेपर होगा? नहीं, पेपर 40 नंबर का ही होगा। 50 को 40 में कन्वर्ट किया जाएगा, और क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। आपको जो है मान लो किसी भाग में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो हो सकता है आपको 24 या 25 क्वेश्चन दिए जाएं कि इनमें से आप कोई 20 क्वेश्चन कीजिए। आपको पेपर पढ़ने के लिए 10 मिनट अलग से मिलेंगे। और इसके अलावा जो उत्तर लिखने की बात है, काफ़ी सारे बच्चे उत्तर लिखने में बहुत गलती करते हैं। एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों में भी वो क्वेश्चन उतार देते हैं,
तो आपको क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, समय बचाना है कि आपके पास सिर्फ 90 मिनट है। अब तक आप लोग पेपर सारी उम्र जो पढ़ रहे हो 3-3 घंटे 2.5 घंटे के पेपर देते रहे हो, पहली बार आपको 1.5 घंटे का पेपर देना है। तो आपका टाइम पेपरों में आपको मालूम है बहुत जल्दी निकलता, दौड़ता है जब हमें टाइम हमारे पास कम होता है। तो इसके लिए यही है कि आप आंसर सीधा सीधा ABC लिखें, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी उतने ही नंबर मिलेंगे। और जो है क्वेश्चन नंबर साफ साफ डालें, और इस बात का भी ध्यान रख लें कि अगर उत्तर पूछा गया है किसी क्वेश्चन में तो सीधा सीधा उत्तर ही लिखें, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं। जल्दी करने की कोशिश करें, अपनी घड़ी पर ध्यान रखें कि आपका टाइम कितना बचा है, अभी कितने क्वेश्चन मेरे बकाया हैं। और इस बात को भी ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा तो निश्चित तौर पर उसका पेपर अच्छा होगा। और एक चीज़ और है कि जो है पढ़ाई के बारे में जहाँ तक मैं कहूँगा कि एक विद्वान ने कहा है कि पढ़ाई के बारे में 2 ही तरीके जीवन में काम करते हैं। या तो आप आज पढ़ लीजिए और आगे की ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजारिए, इज्जत से गुजारिए, या आप आज आराम कर लो, सारी ज़िंदगी धक्के खाओ। तो मुझे लगता है कि आज पढ़ने वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा, आज पढ़ो और सारी उम्र ऐशो आराम से खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। तो हम परीक्षाओं पर कुछ और बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमें अपना ढेर सारा स्नेह सहयोग देते रहिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक, उपयोगी, ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अपना स्नेह सहयोग हमें देते रहिएगा। मित्रों, हम बात कर रहे थे परीक्षाओं के बारे में। तो जहाँ तक स्कोर की बात है कि स्कोर कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम में, तो स्कोर से मुझे बात याद आई कि भाई उदाहरण अपने जीवन से ही लिए जाते हैं कि क्रिकेट हम सभी लोग देखते हैं। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कौन टीम फायदे में रहती है, जो टीम स्कोर अच्छा करती है। जो अच्छा स्कोर करती है तो वो हमेशा फायदे में रहती है, क्योंकि कई बार जैसे कि देश में महामारी फैली है पूरे संसार में, या और कोई विघ्न बाधा आ जाए और किसी वजह से अगर एग्ज़ाम ना हो पाए तो क्या होगा कि स्कोर में अच्छा करने पर वही फायदा होगा जैसे क्रिकेट में होता है। अगर DLS लगने पर, जिसे डकवर्थ लुईस स्टेन नियम कहते हैं, तो DLS मेथड लगने पर फॉर्मूला होता है, उसके लगने पर नया टारगेट सेट किया जाता है या हार जीत का फैसला किया जाता है। तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, फिर किसी डरने की बात नहीं। आंधी तूफान सुनामी महामारी कुछ आए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि अच्छा स्कोर फर्स्ट टर्म में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पास रोज आप सुनते हैं, टीवी में जो है देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, चर्चा होती है समाज में कि भाई तीसरी लहर आएगी 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 आएगी, रोज डराया जाता है। लेकिन डरना नहीं है, वो तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। अगर आएगी तो किसी न किसी की लापरवाही की वजह से आएगी। तो मेरा कहना यह है कि अगर आती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वैसे मेरी तो यही दुआ है कि कोई लहर ना आए, बहुत हो चुका, बहुत दुनिया परेशान हो चुकी है। लेकिन अगर एक क्षण के लिए मान लें कि तीसरी लहर आ गई और उस स्थिति में आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम नहीं हो पाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई ना कोई DLS जैसा फॉर्मूला निकाला जाएगा। जैसे अभी इसी साल हुआ था कि 12वीं के बच्चों के लिए 10वीं के 30%, 11th के 30%, 12वीं के प्री बोर्ड के 40% मार्क्स लेकर एक नया फॉर्मूला बनाया गया था और उसे लेकर पास किया गया बच्चों को। तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे उससे खुश थे, कुछ ना खुश थे, कुछ बहुत खुश थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने कैरियर की कमान किसी दूसरे के हाथों में क्यों दें, आप खुद अच्छा स्कोर करें जिससे कि कोई भी फॉर्मूला लगे आपको कभी घाटा होगा ही नहीं।
और जो है फायदे में वही बच्चे इस बार भी रहे जिनके जो पहले अच्छे स्कोर कर गए थे, चाहे 10वीं में, चाहे 11वीं में, चाहे प्री बोर्ड में, उनके नंबर अभी भी अच्छे आए, उन्हें नुकसान नहीं है। और वो इसी पे मुझे एक किस्सा याद आ गया कि दो मित्र एक जंगल में जा रहे थे और सामने से शेर आ गया। तो दूसरा मित्र बोले भाई अब क्या करेंगे? तो दूसरा दोस्त बोले करना क्या है यार, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा, हमने क्या करना है। तो वही बात है कि अगर आप अपनी कमान दूसरे के हाथ में दे देते हैं तो बोर्ड तय करेगा कि आपके नंबर कितने आने हैं। अगर आप अच्छा स्कोर कर गए तो आप तय करोगे अपने नंबर, बोर्ड के भरोसे क्यों रहो आप। और फाइनली में जो आपसे सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आप तैयारी के लिए फर्स्ट टर्म के सभी विषयों की अच्छी तैयारी करें और इस बात का ध्यान रखें कि डिलीटेड पोर्शन क्या है उन्हें आप छोड़ दीजिए और जो जितने 5-5, 6-6 जो चैप्टर जिस सब्जेक्ट के हैं उनकी तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन उनमें से ढूंढना शुरू कर दीजिए। आपके गुरुजन सर मैडम जो हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे और स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई चल रही है, उनके अकॉर्डिंग आप चलिए और अपनी तैयारी करके अच्छा स्कोर करिए। और इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि जो है हमें अच्छा स्कोर इसलिए करना है कि अगर कोई मुसीबत, तकलीफ, आपदा आ जाती है तो बचाव के लिए हमारे पास पहले से एक प्लान भी मौजूद है। तो मेरे होनहार युवाओं, अपने आप को तैयार करो, जुट जाओ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप सब लोगों में कहीं ना कहीं वो टैलेंट है। उस टैलेंट को जगाने की जरूरत है। आपको वो बल याद दिलाने की जरूरत है, वो बुद्धि याद दिलाने की जरूरत है जिसके सहारे आप ये जीवन रूपी नौका और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके जिंदगी में सफल बन सकते हो। मेरी ही दो पंक्तियां हैं कि तुम बुलंद हौसले लेकर आसमां को ना पाओगे, तुम बुलंद हौसले लेकर आसमां को ना पाओगे। अभी देखी कहां है जमाने ने तेज रफ्तार तुम्हारी, अभी देखी कहां है जमाने ने तेज रफ्तार तुम्हारी। तो सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली परीक्षाएं जो अगले माह में शुरू हो रही हैं, आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। मेरी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।